नारी देह को खूबसूरत बनाने के अनोखे रीति रिवाज, फैशन और श्रृंगार के द्वारा अपने आप को सजाने की मनोवृत्ति तो चिंतन के उथलेपन और दृष्टिकोण के छिछोरेपन का ही परिचायक है। यह स्थिति उस बिंदु पर जाकर और भी भयंकर और भीभत्स हो जाती है जब हम नारी के लिए सुंदरता की विभिन्न कसौटियां निर्धारित कर लेते हैं और उन कसौटियों को ही सुंदरता का प्रतीक मानकर शरीर के आकर्षण की खोज करते हैं। स्पष्ट है कि इस तरह की मान्यताएं नारी को विलासिनी, भोग्या और रमणी समझने की हीन मनोवृत्ति से उत्पन्न होती है। इसी कारण अब तक हम अपनी आकांक्षा और वासना के अनुरूप सुंदर नारी की कल्पना करते रहते हैं। मनोरंजन के लिए अतिथि कक्ष में बिठाए गए खिलौनों और तराशी गई मूर्तियों की तरह नारी को भी काटने, छांटने और मनोरंजन का साधन बनाने के लिए उस पर तरह तरह के अत्याचार किए हैं। सदियों से व्यवहार में लाई गई इन मान्यताओं के कारण स्वयं स्त्रियों के स्वभाव में भी आकर्षक दिखने की आकांक्षा सम्मिलित हो गई है और वे उत्साहपूर्वक निर्धारित पात्रता के अनुरूप स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित रहने लगी, भले ही इसके लिए उन्हें कितने ही कष्ट क्यों न सहना पड़ता हो। सद्गुणों से संपन्न गृहिणी, वात्सल्य भाव से पूरित हृदय की स्वामिनी और सेवा परायण पत्नी की सभी विशेषताएं पीछे छूट गई और सुंदरता तथा आकर्षक शरीर ही उन सब विशेषताओं की तुलना में वजनदार हो गया है। कल्पनाएं सभी की एक ऐसी तो नहीं होती, कल्पनाएं सभी की एक सी तो नहीं होती, आकर्षण भी कभी एक ही नहीं रहता। इसलिए सुंदर शरीर के भी विभिन्न मापदंड बने और उन मापदंडों पर खरा उतरने के लिए स्त्रियां शरीर को अलग अलग ढंग से काटने तराशने लगी। इसमें स्त्रियों को कितनी पीड़ा होती है। मानवीय संवेदनाएं वहां मौन हो गईं और प्रधानता सौंदर्य के काल्पनिक मापदंडों पर खरा सिद्ध होने को ही दिया जाने लगा। एक उदाहरण चीन का ही ले लीजिए। चीन में किसी जमाने में लड़कियों को बचपन से ही पांव में लोहे की जूतियां पहनाई जाती थी। आयु के साथ साथ शरीर भी बढ़ता था और पांव भी, परंतु पांव में लोहे के जूते कसे रहते थे जिनसे उनके पांव में अपार पीड़ा होती थी और उनका एक कदम भी चलना कठिन हो जाता था। इसका एक ही कारण था कि चीन में जिस स्त्री के पांव जितने छोटे होते उसे उतना ही सुंदर माना जाता था। वर्मा की एक पहाड़ी जाति पागड़ में आज भी लंबी गर्दन को सुंदर समझा जाता है। जिसकी गर्दन जितनी लंबी वह उतना ही सुंदर माना जाता था। इसके लिए लड़की जब 7-8 वर्ष की होती थी तो उसके गले में एक के ऊपर एक अनेक पीतल के कड़े पहना दिए जाते थे। ज्यों ज्यों लड़की आयु के साथ बड़ी होती त्यों त्यों उसके गले में कड़ों की संख्या बढ़ा दी जाती ताकि उसकी गर्दन और लंबी हो जाए। इस प्रकार कोई कोई स्त्री तो पूर्ण यौवन प्राप्त करने तक लगभग 30 कड़े पहन लेती थी। मलेशिया के उत्तर में फैले कई छोटे छोटे द्वीपों के समूह को माइक्रोनेशिया कहा जाता है। वहां की आदम जातियों में लंबे कान सुंदरता के प्रतीक समझे जाते हैं। सुंदर दिखाई देने के लिए यहाँ के लोग कानों में छेद करवाकर उसमें वजनदार बालियां पहन लेते हैं। इससे उनके कानों का नीचे वाला हिस्सा लटक कर गर्दन तक आ जाता है। कई स्त्रियां तो 1 किलो वजन तक की बालियां पहनती हैं। इसी प्रकार अफ्रीका की आदम जातियों में लंबे और मोटे ओंठ सुंदरता के प्रतीक समझे जाते हैं। वहां की लड़कियां 4-5 वर्ष की होते ही अपने दोनों होठों को कील से छिदवा लेती हैं। फिर उनमें लकड़ी के गोल टुकड़े फंसा लिए जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लकड़ी के गोल टुकड़ों का आकार भी बढ़ाया जाता रहता है। इस प्रकार उनके होंठ इतने लंबे हो जाते हैं कि वे तरल पदार्थों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खा सकते। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में तो बच्चों के होठों से भारी भारी चीजें लटका दी जाती हैं ताकि होंठ खिंचकर बड़े होते रहें। अक्सर इसमें बच्चों की जान भी चली जाती है। छोटे पैर, लंबी गर्दन, लंबे होंठ और लंबे कान को सुंदर मानने के अलावा कई स्थानों पर चौड़ा और चपटा सिर सुंदर माना जाता है। मलेशिया के निवासियों की मान्यता है कि जिस स्त्री का सिर जितना चौड़ा और चपटा होगा वह उतनी सुंदर और भाग्यशाली होगी। इसीलिए माँ बाप लड़की का जन्म होते ही उसका सिर गर्म पानी के भीगे कपड़े से तब तक बार बार दबाते रहते हैं जब तक कि वह चपटा होकर गर्दन के बराबर नहीं हो जाता। इसके बाद लड़की के सिर में लोहे का एक पहिया फंसा दिया जाता है। 15 वर्ष की आयु तक उसे अपने सिर में यह पहिया फंसाए रहना पड़ता है।
तब तक बेचारी लड़की असहाय वेदना भोगती रहती है। उसे निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी मलेशिया की ऐसी लड़की से शादी करना पसंद नहीं करता जिसका सर चपटा व चौड़ा ना हो। मलेशिया के पश्चिम में बसे पोलिनेशिया में तो सिर को चौड़ा और चपटा बनाने के लिए सिर के आगे और पीछे दोनों ओर लकड़ियां, पत्थर के टुकड़े लगाकर धीरे धीरे दबाया जाता है। यह उपचार इस ढंग से किया जाता है कि बच्चे को प्राण संकट भी ना हो और उसका सिर भी चौड़ा हो जाए। हमारे यहाँ और अन्य देशों में सुंदर, स्वच्छ और पंक्तिबद्ध दांत सुंदर माने जाते हैं, परंतु ऑस्ट्रेलिया के आदिम जाति के लोग दांतों को कुरूपता की निशानी समझते हैं। वहां की स्त्रियों के दांत महज इसलिए तोड़ दिए जाते हैं कि वे सुंदर लगे। अब वहां कोई डेंटिस्ट या दांतों का डॉक्टर तो होता नहीं जिनसे दांत उखड़वाए जा सके, तो परंपरा का तकाजा उनसे दांत उखड़वाने की अनुमति नहीं देता। अतः दांतहीन पोपला सुंदर मुख प्राप्त करने के लिए बड़ा कष्ट कर उपाय किया जाता है। लड़कियां शैशव व किशोरावस्था को पार कर जैसे ही जवानी में कदम रखती हैं, वैसे ही उनके दांतों की ठोकपीट आरंभ हो जाती है। पहले छड़ी मारकर दांतों की जड़ें ढीली की जाती हैं और फिर पत्थर के टुकड़े से ठोक ठोक कर उन्हें उखाड़ दिया जाता है। इस क्षेत्र में तो फिर भी कुछ युवतियां दांत उखाड़ने में होने वाले कष्ट को न सह पाने के कारण इस परंपरा का पालन नहीं करती, परंतु इंडोनेशिया के सेलोवीज द्वीप में इसके बिना युवतियों का कोई विस्तार नहीं। कारण वहां की जातियों में यह धारणा प्रचलित है कि जो स्त्री अपने दांत नहीं तोड़ती वह अपने पति को खा जाने के लिए दांत रखती है। वहां के युवक भी किसी ऐसी युवती के लिए मिले विवाह प्रस्ताव पर विचार नहीं करते जिसने अपने दांत न तोड़ लिए हो। वहां की सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए कानून भी बनाया, पर कानून कोई नहीं मानता। फिलीपीन में तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही दांतों का प्राकृतिक रूप से होना कुरूपता का प्रतीक समझा जाता है। वहां के लोग रेती से घिस घिस कर अपने दांतों को नुकीला बना लेते हैं। वहां की इग्रोट जाति में यह रिवाज उसी प्रकार प्रचलित है जैसे हमारे यहाँ की कई जाति में गोदना गुदवाने का रिवाज है। यही नहीं, इग्रोट जाति के लोग अपने दांतों को नुकीला करने के साथ साथ एक विशेष विधि से उन्हें काला भी कर लेते हैं। उनका विश्वास है कि दांत यदि काले हों तो उससे सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में रहने वाली उकम्बा जाति की स्त्रियां तो अपने आगे के दांत घिसकर सिर भी मुड़ा लेती हैं। यद्यपि कई देश में लंबे व घने केशों का होना सुंदर समझा जाता है। उन देशों के लोग उकम्बा जाति में प्रचलित परंपरा के बारे में सुनते होंगे तो वहां के निवासियों को बुद्धू बताते होंगे, जबकि उकम्बा जाति के लोग भी और देशों के निवासियों को बुद्धू समझते होंगे। वास्तव में गलत कौन है यह कहना कठिन है। भारत की कई आदिवासी और पिछड़ी जातियों में गोदना गुदवाने की प्रथा है और भी कई देशों में गुदवाने तथा शरीर पर तरह तरह की चित्रकारी करने की परंपरा है। इसके पीछे यह विश्वास किया जाता है कि गुदवाना या चित्र काटने से स्त्री में सुंदरता का आकर्षण और बढ़ जाता है। पता नहीं यह सच है अथवा झूठ, परंतु गुदवाते समय सुई की नुकीली धार जब शरीर के अंगों को खरोंचती है तो यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि उससे कितनी पीड़ा होती होगी। अफ्रीका की कुछ जातियां तो मात्र सुई से ही अपने शरीर पर तरह तरह की आकृतियां काटती हैं, बल्कि शरीर को जगह जगह से जलाकर घाव भी कर लेती हैं। उन घावों के निशान शरीर सुंदरता के प्रमाण माने जाते हैं। कुछ जातियों में विषैले पौधों का रस शरीर पर लगाकर घाव बना लिए जाते हैं। उनका विष जब शरीर पर अपना प्रभाव डालने लगता है तो बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं और ये फफोले शरीर पर अपना स्थायित्व छोड़ देते हैं। शरीर पर जब विष असर करने लगता है तो उससे होने वाली पीड़ा के कारण स्त्रियां देर तक बुरी तरह छटपटाती रहती हैं। इस प्रकार सौंदर्य वृद्धि के लिए गहनों का प्रयोग भी किया जाता है। ग्रामीण स्त्रियां अपने पैरों में ढेरों चांदी लादे रहती हैं और उनके अनभ्यस्त हाथ पांव आरंभ में महीनों तक दर्द में पके फोड़े की तरह चटकते रहते हैं। अपने देश में तो सोने चांदी के गहने पहने जाते हैं, पर एक देश है कॉन्गो जहां की स्त्रियां अपने शरीर की चमड़ी को काटकर शरीर में ही आभूषण काटती हैं। हाथ पैरों में जगह जगह चाकू से घाव कर दिए जाते हैं। घाव को उत्तेजक पदार्थों से महीनों तक हरा रखा जाता है।
इस प्रकार काफी समय बाद कटा हुआ भाग शरीर पर उभर आता है और जीवन भर के लिए आभूषण बन जाता है। सुंदर दिखाई देने के लिए विदेशी जातियों में नारी को होने वाली इस निर्मम पीड़ा को हम तटस्थ भाव से नहीं देख सकते, क्योंकि जितनी यंत्रणा उन देशों की स्त्रियों को भोगनी पड़ती है, हमारे देश की स्त्रियों पर भी उसकी तुलना में कम अत्याचार नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए गहने के प्रचलन को ही ले लें। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्त्रियों के पांव में बचपन से ही चांदी के कड़े और हाथ में बाजूबंद पहना दिए जाते हैं, जिनके निशान उनके हाथ पांव पर पड़ जाते हैं। उन ग्रामीण किशोरियों को पांव में वजनदार चांदी की बेड़ियां पहनने से कितना कष्ट होता है और चलने फिरने में कितनी परेशानी होती है, कहा नहीं जा सकता। कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। नाक कान छिदवाने का रिवाज तो शहरों में भी है। छोटी उम्र में ही सुई से लड़कियों के नाक कान छेद दिए जाते हैं और उनमें लौंग तथा तार डाल दिए जाते हैं। एक कांटा लगने पर भी असहाय वेदना होती है, तो नाक और कान की चमड़ी से सुई को आर पार करने पर कितनी पीड़ा होती होगी। और कभी खेल खेल में किसी ने उन हिस्सों में पुरोए तारों को खींच दिया तो जीवन भर की मुसीबत। कई बार तो इनके घाव महीनों तक नहीं भरते। और भी कई तरह के रीति रिवाज हैं जिनका संबंध केवल स्त्रियों को सुंदर और सुलक्षण बनाने से ही है। प्रकृति ने मनुष्य को शरीर दिया, उसे तोड़फोड़ कर नहीं, स्वस्थ और स्वच्छ रखकर ही सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।